हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब बस आपके पास सिर्फ 30 दिनों का समय रह गया। तो आपको लास्ट के दिनों में बस क्या करना चाहिए, आपको बस लास्ट के दिनों में पिछले वर्षों में जो बार बार पूछे जाने वाले अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्प उत्तरीय प्रश्नों को करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो फिजिक्स का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है। और जब हम जानते हैं कि हमारा फिजिक्स का सिलेबस बिल्कुल फिक्स है, तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस है हमें बस उनको करना है। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कि हर साल क्या होता है, हर साल हमारे 7 पेपर सेट बनते हैं, और जो कि क्या होता है, जो कि हमारे हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आप जानते हो कि अब यानी कि 2024 से हमारे कितने क्वेश्चंस हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट के दिनों में सिर्फ इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन ही करना है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, और उनको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे बहुत बार पूछा गया है कि पीएन संधि डायोड में अक्षय परत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, अक्षय परत क्या है, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता वैग्राही आयनों की परत को अक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से मुक्त होती है। फिर से देख लीजिए, अक्षय परत क्या होती है, पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को अथवा पीएन संधि पर बनी दाता व ग्राही आयनों की परत को अक्षय परत कहते हैं, जो चलनशील आवेश वाहकों से क्या होती है, मुक्त होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त चित्र में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत है अथवा उत्क्रम अभिनत है, तो बताएं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारा -v चार्ज है, और यहाँ पे हमारा -3v। तो देखिए, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत है या उत्क्रम अभिनत। तो देखिए फ्रेंड्स, उपरोक्त परिपथ में पीएन संधि अग्र अभिनत है। क्या है, अग्र अभिनत है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोसों में ऊर्जा बैंड। तो देखिए, ऊर्जा बैंड क्या होता है, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं, तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो देखिए, ऊर्जा बैंड क्या होता है, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं, तो इन परमाणु के बीच अनोन्य क्रियाओं के कारण उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त होकर एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंडों के नाम लिखिए। तो देखिए, ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड कौन कौन से होते हैं, एक होता है चालन बैंड, एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है हमारा वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि ये आपसे एमसीक्यू में पूछा गया है, जरूरी नहीं कि आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ठोस में उपस्थित ऊर्जा बैंड के नाम है कि ये है चालन बैंड है, संयोजी बैंड है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये तीनों है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा बैंड कौन कौन से है, चालन बैंड है, संयोजी बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होल पर कितना आवेश होता है और पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए। तो देखिए, होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, धनावेश होता है। क्या होता है, होल पर इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या होता है, धनावेश होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीएन संधि डायोड का संकेत बनाएंगे। यहाँ पे हमने गोला बनाया, यहाँ पे ये करा, तो पीएन संधि डायोड का क्या है, संकेत है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो बताइए, पी टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है। तो पी टाइप अर्धचालक वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और, यहाँ पर तो आपसे पी टाइप अर्धचालक के बारे में पूछा है, अगर आपसे एन टाइप अर्धचालक के बारे में पूछे, तो यहाँ पे तो पी टाइप में 3 संयोजकता होती है और एन टाइप में 5 संयोजकता होती है। अब देखिए, पी टाइप अर्धचालक में क्या आता है, वह अर्धचालक जो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य अपमिश्रित करके बनाया जाता है, पी अर्धचालक कहलाता है। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कोटर धनात्मक और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एएमयू
द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है, या एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा एमईवी में बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए एक एमयू बराबर कितना होता है। एक एमयू की तुल्य ऊर्जा 931 एमईवी होती है, अर्थात एक एमयू बराबर 931 एमईवी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, ये होती है हमारे द्रव्यमान की क्षति से। ये आपको पता होना चाहिए कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा कहाँ से उत्सर्जित होती है, ये होती है हमारे द्रव्यमान की क्षति से। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस पदार्थ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन अधिकतम होती है और ये कितनी होती है। तो लोहा यानी कि Fe की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है, यह 8.8 MeV के क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए, लोहे की बंधन ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, यह 8.8 MeV के क्या होती है, बराबर होती है। आप देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाभिकों 13Al 27 और 52T 125 की त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे नाभिक दिया गया है, इनकी हमें क्या करना है, इनकी हमें त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करने हैं। तो यानी कि हम ज्ञात करते हैं, A1 कितना दिया 27 और A2 कितना दिया 125। अब देखिए, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या है, R बराबर R नोट A की पावर -1 A की पावर 1/3। फिर से देख लीजिए, नाभिक की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, R बराबर R नोट A की पावर 1/3। यहाँ पे देखिए, R की जगह हम क्या लिख देंगे, R की जगह हम लिख देंगे R1/R2 बराबर A1/A2 की पावर 1/3। अब देखिए, यहाँ पे हमें A1 और A2 दिया गया है, A1 कितना था 27 था और A2 कितना था 125 था। तो हम ऐसे कोशिश करेंगे कि जैसे 27 किसके टेबल में 3 बार आए, कि जिससे ये 3 जो है कट जाए। तो 3 3 अननोन होती है 27, तो इसलिए 3 और 5 से 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, यानी कि 3 की क्यूब और 5 की क्यूब, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 1/3। तो इस 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3/5। यानी कि हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई है, त्रिज्या का अनुपात R1/R2 कितना आ गया, 3:5। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम लिखिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम लिखने हैं, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट तथा फुंड श्रेणियाँ। ये हमारी हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रम श्रेणियों के नाम है, लाइमर, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियाँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से और आपका इस बार टारगेट कितना है, कितने मार्क्स लाने का है, ये आप कमेंट कर कर ज़रूर बताना। इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आपका कितना टारगेट है और हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है, 13.6 वोल्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो जल्दी से बताइए, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होगी। तो हम जानते हैं आवृत्ति न्यू बराबर C/λ होता है, और C यानी प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे लैम्डा का मान कितना दिया गया है, एक एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य, यानी कि 1 × 10⁻⁻10। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पे 10⁸ ऊपर, तो यह नीचे है 10⁻⁻10, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻+8 + 10, यानी कि आ जाएगा 3 × 10⁸18 हर्ट्ज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दैलीय आवर्ती व कार्यफलन में संबंध लिखिए। तो हमें इसमें संबंध लिखना है, कार्यफलन W बराबर H न्यू नोट, जहाँ न्यू नोट क्या है, न्यू नोट हमारी दैलीय आवर्ती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अगला है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमसे एमसीक्यू में भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये की थी हमारी हेनरिक हर्ट्ज ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध इसके ऊर्जा किए गए पदों में लिखिए। तो यहाँ पे हमसे किसका पूछा है, m द्रव्यमान के कण के साथ जुड़ी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा का संबंध ऊर्जा किए गए पदों में हमें लिखना है। तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा = h/√2mk। फिर से देखिए, तरंगदैर्घ्य लैम्डा = h/√2mk। ये हमारे इनके बीच में क्या है, संबंध है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा
तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है लैम्डा बराबर h अपॉन पी तथा p बराबर h अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग p कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक लैम्डा बराबर h अपॉन पी और p बराबर h अपॉन लैम्डा क्या प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए लैम्डा बराबर h अपॉन पी कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। किसको प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स? लैम्डा बराबर h अपॉन पी कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। और देखिए p बराबर h अपॉन लैम्डा किसको प्रदर्शित करेगा? ये तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे देखिए आपको पता होना चाहिए लैम्डा बराबर h अपॉन पी किसको प्रदर्शित करेगा? कण के तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। और यहाँ पे p बराबर h अपॉन लैम्डा किसको प्रदर्शित करेगा? तरंग के कण प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात करना है। जो समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो हम यहाँ पे लिखते हैं किसी गतिमान कण से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो हम जानते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2m e, जहाँ EP बराबर किसके? अल्फा के, यानी कि प्रोटॉन बराबर किसके? अल्फा कण के। तो हमें क्योंकि दिया गया था समान गति ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंध सॉरी, देखिए EP बराबर E अल्फा, तब लैम्डा किसके समानुपाती? किसके व्युत्क्रमानुपाती? रूट m के। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू रूट m अल्फा अपॉन mp। ये क्यों आया? यहाँ पे देखिए यहाँ लैम्डा p था और लैम्डा अल्फा था, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 अपॉन रूट m है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये m अल्फा हो जाएगा और ये mp हो जाएगा। तो देखिए बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 4mp। ये किसके बराबर है? m अल्फा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 4mp, और इस mp से mp कट जाएगा, यानी कि लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा बराबर 2:1। तो लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा किसके हो जाएगा? 2:1 के। तो ये हमारा दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का क्या हो गया? अनुपात निकल कर आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध लिखना है। तो हम लिखते हैं अनुगमन वेग Vd इज इक्वल टू EV टो अपॉन ml। ये हमारे क्या है? ये हमारा धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? अनुगमन वेग Vd बराबर EV टो अपॉन ml, जहाँ टो क्या है? टो शांतिकाल है, L क्या है? L धातु के तार की लंबाई है, M क्या है? M द्रव्यमान है, और V क्या है? V हमारा विभवांतर है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकता एवं अपवाह वेग Vd में संबंध के लिए समीकरण लिखना है। तो हम लिखते हैं Ne² इंटू टो अपॉन m, जहाँ m क्या है? m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और टो शांतिकाल है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है और n धातु में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखना है हमें। तो वैद्युत शक्ति के SI और MKS मात्रक के बीच क्या लिखना है? संबंध लिखना है। तो वैद्युत शक्ति का SI मात्रक कितना होता है? वाट आता है, और MKS मात्रक कितना होता है? जूल प्रति सेकंड आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हमसे MCQ में पूछा गया है कि वैद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है, और कई बार MKS पद्धति के लिए भी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए वैद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है, और MKS मात्रक क्या है? जूल प्रति सेकंड है। हम जानते हैं 1 वाट कितना होता है? 1 वाट के बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट के बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड होता है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड की क्यूब। ये हमारा इनके बीच संबंध निकल कर आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र। तो देखिए अक्षय स्थिति में क्या होता है? अक्षय स्थिति में V बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन r² होता है, और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? निरक्षीय स्थिति में V बराबर 0 होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? U बराबर हाफ Q² अपॉन C,
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर √2UC, क्योंकि देखिए ये सूत्र हमने कैसे निकाला है, ये वाला, इसको हम ऐसे करेंगे अगर हमें Q ही निकालना है। यहाँ पे लिखा है ना, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, तो संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखना है। तो U बराबर ½ Q²/C, तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा 2U, और ये C भी इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q²। अब जो Q² बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा Q बराबर √2UC। या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, दोनों ही हमारे सही हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैराड वैद्युत धारिता तथा गोलीय वाले गोलीय चालक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दिया है C बराबर कितना है, 1 फैराड है, और A हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सूत्र से लिखेंगे गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × A। तो दिया क्या है, C बराबर 1 फैराड दिया, हमें A निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 × A, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें A ज्ञात करना है ना, तो हम करेंगे A बराबर 1/4πε0 × C। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ और हमें C कितना दिया गया है, C हमें दिया गया है 1 फैराड, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9 × 10⁹ मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव से आपके समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव से आपके समझते हैं और इसके द्विध्रुव आघूर्ण के सूत्र भी हमें लिखना है। तो हम लिखते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2O आदि। अब द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है P बराबर Q × 12, जहाँ 12 क्या है, 12 है हमारा आवेशों के बीच की दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव से आपके समझते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl और H2O। और द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, P बराबर Q × 12, और 12 क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, गॉस की प्रमेय कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर होगा ही नहीं जिसमें गॉस की प्रमेय से क्वेश्चन आए। और देखिए फ्रेंड्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी गॉस की प्रमेय आपसे पूछी जाती है, इसकी डेरिवेशन। और अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो गॉस की प्रमेय आपको इतनी लिखनी है। हम लिखते हैं गॉस की प्रमेय, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 का निर्वात तथा वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो आपको पता होना चाहिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है या सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अगला देखिए, अगला है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, अनुन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और कई बार हमसे MCQ में पूछा गया है अनुन्य प्रेरण का मात्रा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए हेनरी होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 × √2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है I0 बराबर 10 √2 एम्पियर, और हमें क्या निकालना है, IRMS निकालना है। तो हमारे पास देखिए सूत्र है धारा का वर्ग माध्य मूल निकालने का, IRMS बराबर I0/√2। तो I0 क्या है, 10 × √2, और √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा IRMS निकल कर आ गया 10 एम्पियर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7Nf14 नाभिक परकुलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो 7N14 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। अतः नाभिक